हेलो एवरीवन, पीसीएस प्रेप जीएस प्लैनेट में आपका स्वागत है। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि मैं बीपीएससी में पूछे गए उन पीवाईक्यू को सॉल्व कराऊंगी तो देखने में तो बहुत टफ थे, लेकिन एक इजी अप्रोच के साथ आप उस सॉल्व कर सकते थे एग्जामिनेशन हॉल में। तो मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे आप एज अ क्वालिफाइंग कैंडिडेट उन क्वेश्चंस को इजी वे में एग्जामिनेशन सॉल्व कर सकते। तो कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। यहाँ पर देखिए हमारे पीएम जब दिखाई दे रहे होंगे आपको, यहाँ पर ये न्यूज़पेपर का कटिंग है। आपको दिखाई दे होंगे कैसे जब ये व्हाइट हाउस में गए थे, ठीक है। पिछले बार जब व्हाइट हाउस में गए थे तो इन्होंने अपना एक शेयर किया था, एक हिस्ट्री बताया था इन्होंने कि कैसे 30 साल पहले जब ये व्हाइट हाउस आए थे, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं 30 साल पहले जब ये व्हाइट हाउस आए थे मोदी जी, तो इस पल को उन्होंने शेयर किया कि 1994 में वो अमेरिका आए थे पहली बार और उन्होंने व्हाइट हाउस के सामने तस्वीर खिंचवाई थी, ठीक है। तो अब आप क्वेश्चन को जो क्वेश्चन सेटर है उसके आप व्यू को समझिए कि व्हाइट हाउस टर्म जो आया, अब इसके हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव से इससे क्वेश्चन बनाया वो बीपीएससी 69 में। तो आप चार ऑप्शंस को यहाँ पर देखिएगा जो कि वो ऑप्शन बनाया है, साइड में लिखा हुआ है, आप इसको आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, व्हाइट हाउस के संबंध में विचार कीजिए, है ना, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये जब ऑप्शन आपको निकाल के देखिएगा तो काफी फैक्चुअल डाटा दिया गया है। तो फैक्चुअल डाटा का क्या होता है कि आपको पता हो भी सकता है और पता नहीं भी हो सकता है। तो पहले हम इसको पढ़ेंगे, शांति से इसको पढ़ेंगे और फैक्चुअल डाटा जो हमें नहीं पता है उसको पहले साइड कर देंगे कि उसको वो हमें नहीं आता, ठीक है। तो आप ऑप्शन ए को पढ़िए। इसमें क्या लिख रहा है कि व्हाइट हाउस का पता 1800 पेंसिल्वेनिया एवेन्यू है। तो काफी फैक्चुअल है, तो इसके बारे में हमें नहीं पता, तो इसको अलग हटा दीजिए। दूसरा ऑप्शन देखिए कि ये संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास और कार्यस्थल है। बिल्कुल सही है ना, अमेरिका के प्रेसिडेंट का क्या है, व्हाइट हाउस जो है वो आधिकारिक निवास स्थल होता है, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 देखिए तो जरा, 1 नवंबर 1800 से जॉन एडम इस इमारत में निवास करने वाले पहले राष्ट्रपति बने थे, ठीक है। अगेन काफी फैक्चुअल है, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है हमें, इसको अलग हटा दीजिए, ठीक है। कैसे आप ऑप्शन को एलिमिनेट कीजिएगा वो जरा आप समझ। ऑप्शन नंबर 4 देखिएगा, यह अमेरिकी लोकतंत्र का प्रतीक है, ठीक है। ये क्या है, अमेरिकी डेमोक्रेसी का क्या है, सिंबल है व्हाइट हाउस, बिल्कुल सही है। ये तो दो इजी स्टेटमेंट है ना, दो इजी स्टेटमेंट है, कोई भी बीपीएससी देने वाले बच्चे को ये पता होता है। तो अब हम इसमें आएंगे कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो हमें क्या पता है कि बस दो, ऐसा ऑप्शन जो 2 और 4 है ये तो डेफिनेटली सही होगा। ऑप्शन 2 और 4 डेफिनेटली सही होगा, ठीक है। तो आप देखिए तो ऑप्शन ए में क्या देता है, 1, 3 और 4। ऐसा ऑप्शन जिसमें 2 नहीं है वो तो हो नहीं सकता, इसलिए कट जाएगा। हर एक ऑप्शन में 2 और 4 दोनों होना चाहिए, कम से कम 2 और 4 दोनों होना चाहिए। तो ऑप्शन ए में क्या है, 1, 3 एंड 4 गलत हो जाएगा ये, ठीक है। 2 नहीं है इसीलिए। यहाँ देखिए तो केवल 2 और 3, ऑप्शन 4 है, इसमें ऑप्शन 4 होना चाहिए था, अगेन ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी देखिए तो केवल 3 और 4, केवल 3 और 4, मैं क्या बोल रही हूँ, वही ऑप्शन सही होगा जिसमें 2 और 4 दोनों शामिल होगा, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा और आप ऑप्शन डी को सेलेक्ट करेंगे क्योंकि इसमें 2 और 4 जो है वो दोनों ही सम्मिलित। अगर आपको ऑप्शन 3 जो ऑप्शन दिया हुआ है ये कि 1 नवंबर 1800 को जॉन एडम इमारत में निवास करने वाले पहले राष्ट्रपति बने, अगर ये आपको नहीं भी पता है तो भी आप सही आंसर तक पहुंच जाते। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, ठीक है। तो मैंने इसका यहाँ पर कटिंग भी लगा दिया है, देख सकते हैं आप, ठीक है। ये जो है, जो ऑप्शन ए था कि 1800 पेंसिल्वेनिया उनका एड्रेस है, देखिए यहाँ पे 1600 दिया हुआ है, ठीक है। ये राइट है कि 1600 पेंसिल्वेनिया एवेन्यू जो है वो एड्रेस है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि वहाँ 1800 दिया हुआ था। दूसरा जो है यहाँ पर नाम दिया होगा आपको जॉन एडम का, जो पहले राष्ट्रपति बने थे, तो ये कटिंग है
ये कटिंग है, ठीक है, इसको आप लोग देख सकते हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका। तो आप अब मुझे बताएंगे कि भारत का जो रियल हेड है यानी कि प्रधानमंत्री, वो उनका जो रेसिडेंस है वो कहाँ है, ये आप मुझे बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सेकेंड क्वेश्चन पे। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन G20 अगेन, काफी फैक्चुअल। G20 सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं, G20 मेंबर रिप्रेजेंट। ठीक है, तो काफी फैक्चुअल है, G20 काफी चर्चा में था। तो इसमें से क्या कीवर्ड निकालेंगे कि हम लोगों को फैक्ट ज्यादा नहीं पता है तो भी हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्विंग अप्रोच क्या होना चाहिए इसमें, देखिए तो लगभग या अबाउट जो है ना टर्म, वो कीवर्ड है। ठीक है, अगर आपको ये सब नहीं पता, ये नहीं पता, ये नहीं पता, तो ऐसे तो दिमाग लगा सकते ना, विश्व का लगभग 2/3 जनसंख्या G20 का प्रतिनिधित्व करता है। तो आप ऐसे सोचिए कि इंडिया और चाइना, ठीक है, इंडिया का 17.5% जनसंख्या है ना, तो लगभग 17.5% और 18%, यानी कि आप समझिए कि 35 से 36% जो जनसंख्या है बस इन दो देशों को मिला करके हो जाता है। ठीक है, साथ ही साथ आपको यूरोपियन यूनियंस, अमेरिका और उस समय तो अफ्रीकन यूनियन भी शामिल था। तो G20 में ये स्टेटमेंट कि विश्व का लगभग 2/3 जनसंख्या G20 का को रिप्रेजेंट करता है, ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 3 जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इस पे आएंगे कि ऐसा ऑप्शन जिसमें 3 है। ठीक है, तो इसमें देखिए केवल 1, ये तो छट जाएगा। 3 वाले पे आइए, 3 है, ये इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, इसमें 3 नहीं। तो ये देखिए इसको देख सकते हैं हम लोग, बी और नंबर सी। बी बोलता है केवल 1 और 3 सही, और सी बोलता है 1, 2 और 3 दोनों सही। अब आप ऐसे सोचिए कि अगर हम मुझे ये पता नहीं है तो भी आप सोचिए कि 1 जो है वो बाय 1 जो है ना, वो बाय डिफॉल्ट सही हो जाएगा क्योंकि दोनों में दिया हुआ है। 1 ऐसे ही सही हो जाएगा क्योंकि ये दोनों ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, 1 में भी, बी में भी और सी में भी, तो यानी ये तो सही था ही। हम लोग अपने पॉपुलेशन से इसका अंदाजा लगा लिए, और ये भी सही हो जाएगा। अब हम मुझे चेक करना है सिर्फ 2, सिर्फ चेक करना है 2। तो ऑप्शन ए में क्या बोलता है जो सही हुआ है कि ग्लोबल जीडीपी का लगभग 85% रिप्रेजेंट करता है G20 मेंबर कंट्री। ठीक है, तो जब आप ऐसे सोच सकते हैं ना कि जब ये जीडीपी का 85% रिप्रेजेंट कर रहा है, तो क्या यहाँ पर ट्रेड सिर्फ और सिर्फ लगभग 50% ही होगा? कभी ये हो सकता है सिर्फ 50%, 50%? बिल्कुल नहीं। ठीक है, रियल डाटा तो है 75% उस समय के लिए, अभी तो कहीं कहीं 80% भी देता है, 75% जब क्वेश्चन था। ठीक है, लेकिन कभी भी 50% तो नहीं हो सकता। इसीलिए आप क्या देखिएगा कि आप देखिएगा क्या कि इस क्वेश्चन में उपयुक्त में से कौन सा आंकड़ा सही है। तो सही आंकड़ा कौन सा है, बी और सी में से एक चुनना था। तो केवल 1 और 3 जो है, केवल 1 और 3 जो है वो सही हो जाएगा। केवल 1, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, क्योंकि ये दूसरा नंबर जो है कि वैश्विक व्यापार का लगभग 50% हिस्सा रिप्रेजेंट करता है, वो गलत हो जाए। ठीक है, समझ आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये सब सिर्फ टफ क्वेश्चन कहने के लिए, इसको अच्छे से सोचिएगा। तो बिल्कुल ये नारियल की तरह है, ठीक है, ऊपर से सख्त है, आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अगेन ये फिर से मैं एक टफ क्वेश्चन लेकर के आई हूँ, ग्रैंड स्लैम से, स्पोर्ट्स से ये क्वेश्चन दिया हुआ है। हेडिंग में ये था, ठीक है, राफेल नडाल रेयरली हारते हैं फ्रेंच ओपन में। तो राफेल नडाल को लाल बजरी का बादशाह कहा जाता है। देखिए मैंने ये कटआउट लगाया है, ये था न्यूज़पेपर में उस समय कि फ्रेंच ओपन लाल बजरी का बादशाह राफेल नडाल पहले ही दौर में बाहर हो गए। ठीक है, उसके साथ यही भी बताया है कि इस टूर्नामेंट में 116 मैच खेले हैं उन्होंने, जिसमें से 112 में उन्हें जीत मिली है, जबकि 4, मैंने कहा ना रेयरली हारते हैं वो। तो फ्रेंच ओपन के इतिहास में यह पहला मौका था जब राफेल नडाल पहले ही दौर में बाहर हो गए। ठीक है, यहां से ये क्वेश्चन बना है कि अगर आपको एक ऑप्शन भी पता रहता कि लाल बजरी का बादशाह मतलब क्ले कोर्ट पर खेला जाता है आपको फ्रेंच ओपन, ठीक है, और उसका जो स्टेडियम है
उस पे ये क्वेश्चन बना हुआ था। ये मैं आपको करवाती हूँ अभी तुरंत, इस पे क्वेश्चन वापस से आएगा, ठीक है। पहले क्वेश्चन पे वापस चलते फिर इस पे आऊंगी, इस पे आऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि अगर मुझे ये वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन था पिछले बार 69th बीपीएससी का, ठीक है, बहुत कम लोग हैं जो इसको सॉल्व किया होगा, बाद में बुक्स वगैरह भी इस पे देने लगा। तो अगर मुझे क्या पता था कि फ्रेंच ओपन जो फील्ड है क्ले पे, लाल बजरी का बादशाह, इसको रोलैंड गैरोस के नाम से जाना जाता है। फ्रेंच ओपन का जो फील्ड है रोलैंड गैरोस के नाम से जाना जाता है ये। तो अगर ये गलत है, यहाँ पे यूएस ओपन दिया हुआ है, इंग्लिश वाले में भी देखिए यहाँ रोलैंड गैरोस के साथ सिमिलरली यूएस ओपन दिया हुआ है। तो जब ये गलत हो जाएगा तो यहाँ फ्रेंच ओपन है, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, रोलैंड गैरोस यहाँ होना चाहिए था, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो मुझे अगर चारों का चारों नहीं पता है, बस एक पता है, ये जब ये दोनों बस पता है तो भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं कि 1 और 3 गलत है। नीचे दिए गए कोड में से सही उत्तर चुनिए, ठीक है। तो सही उत्तर जब 1 और 3 जो है वो गलत हो गया तो ऑप्शन से डिसाइड कर लीजिए आप कि 1 और 3 गलत ही है, मतलब सही नहीं है। तो ऑप्शन 2 और 4 जिसमें होना चाहिए, देखिए ऑप्शन 3 और 4, ठीक है, ऑप्शन 3 और 4, तो 3 मेंशन है, 3 मेंशन है, तो ये गलत हो गया, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ देखिए 2 और 4, 2 और 4, 2 और 4, ये सही हो सकता है, ये हो सकता है पॉसिबिलिटी। हम पहले चारों को आप लोग को सामने कर देते हैं। 2 और 3, 2 और 3, 3 शामिल किया हुआ है, गलत हो गया। बेसिकली देखिएगा ये 3 पे फोकस करेगा सेटर, क्योंकि ये जो था ना लाल बजरी का बादशाह वो आपको न्यूज में था। उसके बाद 1 और 2, 1 गलत हो गया क्योंकि रोलैंड गैरोस यहाँ होना चाहिए था, यहाँ होना चाहिए था, तो ये भी गलत हो गया। तो जब 3 गलत हो गया, एलिमिनेट कर दिए, तो पूछ रहा है कि कौन सा जो है वो सही उत्तर है। क्या पूछ रहा है, कौन सा सही उत्तर है। तो आपके पास बस ऑप्शन डी ही विकल्प बचा है जिसको कि आप सही कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप इस तरीके से सोच करके सही कर सकते थे। तो टफ क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना ये बता रही हूँ मैं। आप देखिए 4 ग्रैंड स्लैम में जो होता है 4 होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन, ये 4 होता है। वैसे तो स्पोर्ट्स हम लोग करवाएंगे, लेकिन इसमें जो कोर्ट है कि ये जो ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन जो होता है वो हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, ठीक है। उसी तरीके से फ्रेंच वाला जो होता है वो क्ले कोर्ट पे खेला जाता है, और विंबलडन जो है वो आपको ग्रास कोर्ट पर यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। तो ये आप लोग यहाँ से कर सकते हैं, इसको एकदम याद रखना है, ठीक है। इसके बाद जब ये क्वेश्चन पूछा तब जा करके स्पीडी ने इसको यहाँ पर दिया है इस बार से, ठीक है। ये वाला जो पेज नंबर है यहाँ पे देखिएगा, ये है ग्रैंड स्लैम। अगर फ्रेश नहीं आ रहा तो पीडीएफ में फ्रेश आएगा, हम लोग पीडीएफ को प्रोवाइड कर देंगे आपको, ठीक। यहाँ पर देखिएगा फ्रेंच ओपन, ये फ्रेंच ओपन है, यहाँ पर लिख दिया है कि 26 मई से खेला गया, ठीक है, पेरिस फ्रांस में, और पेरिस फ्रांस में रोलैंड गैरोस स्टेडियम में, ठीक है। जब क्वेश्चन पूछ दिया तब जाकर के स्टेडियम का नाम स्पीडी छाप दिया है। तो ये तो इंडियन क्रिकेट टीम वाली बात हो गई, जहाँ कैच छूट रहा है वहाँ पे क्या करते हैं, फील्डर को लगा दिया जाता है। लेकिन आप लोग को क्या याद रखना है कि आप लोग जो ग्रैंड स्लैम है उसको पढ़िएगा। सिंगल जो होता है ग्रैंड स्लैम में आपको मेन सिंगल और विमेन सिंगल, उन दोनों को रनर और विनर दोनों को याद करना है। और जो मिश्रित होता है यानी कि जो मिक्स्ड होता है उसमें आप सिर्फ क्या करेंगे कि वैसे प्लेयर्स को का नाम याद करना है जो इंडिया से रिलेटेड हो, जैसे कि रोहन बोपन्ना, तो इसको याद कर लेना है आपको। और वीडियो जो है स्पोर्ट्स का अलग से प्रोवाइड होगा आपको, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ आज के क्वेश्चन जो है, आज का जो सेशन है वो हम लोग सिर्फ प्रोवाइड कर रहे हैं पीवाईक्यू के लिए, और ये अभी चलेगा। आज टफेस्ट क्वेश्चन है, कल मिक्स होगा, इस तरीके से अभी सीरीज चलेगी। यहाँ भी देखिए इस क्वेश्चन को मैंने क्यों पिक किया है, अगेन बिहार के विक्रमशिला से क्वेश्चन है। बिहार में विक्रमशिला यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सही है, इंग्लिश हिंदी दोनों में। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी इन बिहार, ठीक है। तो इसको हम इसलिए चुने हुए हैं कि आप सीधे इस पे आइए। गलत, रॉन्ग स्टेटमेंट पूछ रहा है। बहुत सारे कैंडिडेट रॉन्ग को देखते ही नहीं है, वो स्टेटमेंट पढ़ना शुरू कर देते हैं और अपना टाइम वेस्ट करते हैं।
सबसे पहले देखिए कि क्या पूछ रहा है। रॉन्ग स्टेटमेंट का क्वेश्चन जो है वो प्रचलन में बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो गलत पूछ रहा है। सबसे पहले अब स्टेटमेंट देखिए कि कौन गलत है, तो गलत वाले को चुनिए, सही वाले को नहीं चुनना है, इसलिए ये क्वेश्चन डाला है मैंने। तो ये बोल रहा है कि यह बिहार के वर्तमान बांका जिला में है, बांका डिस्ट्रिक्ट में, तो भागलपुर जिला होगा, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि इसकी स्थापना पाल डायनेस्टी के गोपाल ने की, गोपाल में ने नहीं की है, धर्मपाल ने की है। तो बिहार बीपीएससी देने जा रहे हैं तो इतना हिस्ट्री सबको आता है, तो ये दोनों जो है वो गलत है और गलत ही पूछ रहा है। तीसरा पढ़ते हैं, वज्रयान सेक्ट से, वज्रयान संप्रदाय से संबंधित है ये, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, बिल्कुल सही, ठीक है, ये सही हो जाएगा। और दूसरा, यहाँ खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण आदि की शिक्षा दी जाती है, यूनिवर्सिटी है ये, सही, ठीक है। तो इसमें गलत पूछ रहा है, तो 1 और 2 आंसर हो जाएगा, 1 और 2, ऑप्शन सी। बहुत सारे लोग क्या किए होंगे, 3 और 4, ठीक है, 1 और 2 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उपयुक्त में से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है या गलत है, ये पूछ रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मैंने क्यों रखा है, यहाँ पर 2 क्वेश्चन देख रहा है, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, कुछ नाम दिख रहा है जैसे चरक मैथमेटिक्स, ब्रह्मगुप्ता मेडिसिन, है ना, पराह मिहिर। तो जैसे मैं ये कर रही हूँ, ये पढ़ रही हूँ, आपको बिल्कुल ऐसे नहीं पढ़ना है एग्जामिनेशन हॉल में। कल भी मैंने कहा था कि 67 के पहले हम लोग क्या करते थे, 67 तक हम लोग क्या करते थे कि एक ही 2 घंटे में ही 2 बार क्वेश्चन को आसानी से पढ़ लेते थे। लाइनर क्वेश्चन रहता था, इस तरीके से सेलेक्ट करेक्ट जो आंसर यूजिंग द कोड, जो कोड का जो पैटर्न दिखाई दे रहा है वैसे नहीं रहता था, तो पढ़ने का जो टाइम है वो बचता था। अब हम लोग को खुद ही पढ़ने का टाइम बचाना है। जैसे कि ये क्वेश्चन मैंने इसलिए किया है कि सबको पता है कि चरक जो है, चरक जो है वो मेडिसिन से संबंधित है, ठीक है, हिंदी में देखिए चरक जो है वो चिकित्सा से संबंधित। तो जैसे ही हमें पता चला कि ए का ऑप्शन 2 होगा, ए का ऑप्शन 2 होगा, और किसी भी ऑप्शन में ए का ऑप्शन 1, ए का ऑप्शन 3, ए का ऑप्शन 1, किसी भी ऑप्शन में ए में 2 नहीं दिया हुआ है, तो हमें पूरा कोड मिलाना भी नहीं है, ए को टिक करना है और टाइम बचाना है, ए को टिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाना है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? चरक पता है कि चरक चिकित्सा से संबंधित है, ऑप्शन में एक ही ऑप्शन में ए का 2 है, यहाँ पे टिक करेंगे, ठीक है, आंसर ओएमआर सील फिल करेंगे और आगे बढ़, इसलिए मैंने उस क्वेश्चन को लिया। आइए हीट वेव, यहाँ हीट वेव से एक क्वेश्चन, तो हीट वेव जो है इसमें बोल रहा है विचार कीजिए, स्टेटमेंट दिया हुआ है। आपको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन नॉलेज बेस्ड, ये आईक्यू से आसानी से सॉल्व हो जाएगा, नॉलेज बेस्ड, आपको इसकी जानकारी, इतना जो स्टेटमेंट है उसको देखने की जरूरत भी नहीं, आप थोड़ा सा आईक्यू लगाएंगे, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और आपका जो है ये क्वेश्चन सॉल्व। हीट वेव अगेन फिर से बता रही हूँ, करेंट अफेयर में न्यूज में था, यहाँ पे 2 स्टेटमेंट है, ठीक है, हीट वेव। तो ये पूछ रहा है, पहला स्टेटमेंट जो आपको दिखाई दे रहा है कि ये किसी मैदानी इलाका में, प्लेन एरिया का जब बात कर रहा है, प्लेन एरिया में अधिकतम मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होना चाहिए, कम से कम 30 होना चाहिए। तो ये हीट वेव की बात हो रही है और प्लेन एरिया, मैक्सिमम टेम्परेचर 30 डिग्री। तो आपको, आप खुद सोचिए कि हम लोग प्लेन एरिया में, बिहार यूपी के हैं, है ना, पटना लखनऊ में आप देखिए, मोबाइल निकालिए अभी समर के टाइम में, क्या आपको टेम्परेचर 30 डिग्री दिखाई देगा? हमेशा 30-35 के पार ही आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो हमेशा ही टेम्परेचर, जो हीट वेव का जो टेम्परेचर है प्लेन एरिया में हमेशा 40 डिग्री प्लस होता है, ठीक है। समर का टाइम हीट वेव की बात हो रही। अगेन दूसरा देखिए तो क्वेश्चन कि किसी भी पहाड़ी इलाके में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस, तो जब प्लेन में 30 डिग्री बोल रहा है और हिली स्टेशन पे कह रहा है लाइक शिमला, कुल्लू, दार्जिलिंग, मनाली, यहाँ कह रहा है 40 डिग्री, आपको कुछ सोचना चाहिए था वहाँ पे कि ये थोड़ा उल्टा नहीं लग रहा है कि पहाड़ी इलाका है तो यहाँ 40 डिग्री बोल रहा है, जबकि वहाँ का टेम्परेचर 30 डिग्री होता है और प्लेन एरिया में जो टेम्परेचर होता है हीट वेव के समय वो 40 से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो हिली स्टेशन में 30 से अधिक और प्लेन एरिया में 40 से अधिक, तो आप स्टेटमेंट जो है ना, दोनों स्टेटमेंट ही रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा, अपोजिट कर दिया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से कौन सा, तो दोनों में से कोई नहीं, ना तो एक ना ही दो,
ना तो 1 ना ही 2। तो ये हो जाएगा 82 नंबर का। मैंने इसका ये लगा दिया है, कटआउट लगा दिया है, आपको पीडीएफ में ये लगा दिया है कि मैक्सिमम टेम्परेचर आपको क्या हो जाएगा हीट वेव्स के समय, ठीक है, एटलीस्ट 40 डिग्री और मोर प्लेन पर, और हिली रीजन में कितना हो जाएगा तो 30 डिग्री। देखिए यहाँ पे लगा दिया है पीडीएफ में, अगेन बता रही हूँ कि आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आइए नेक्स्ट पे, सिर्फ थोड़ा सा सोच के वहां पे काम कीजिए। देखिए वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन, यूएई, यूएई में द एमिरेट्स ऑफ यूएई आर, यूएई देखिए, यूएई 7 एमिरेट्स से मिलकर के बना हुआ है। मोस्टली सातों का नाम किसी को पता होगा, कुछ फेमस है जैसे कि दुबई, शारजा, है ना, अबू धाबी, ये सब फेमस है। तीन तीन तो पता होगा आप लोगों को। इसी तीन अगर पता है, तीन भी पता, एक भी पता, दो भी पता है, तो भी आप इस क्वेश्चन को आज देखते, ठीक है। और वेस्ट एशिया का मैप अगर दिमाग में हो, बीसीएस के स्टूडेंट है इतना, तो मैं वैसे आपके लिए मैप भी लाई हूँ, तो भी वेस्ट एशिया के मैप से ये कवर हो जाता। आप देखिए ऑप्शन पे आते सीधे, इस तरीके के जब भी क्वेश्चन पूछेंगे ना, जब इतना फैक्चुअल है आपको नहीं पता है, सीधे ऑप्शन पे आएंगे, सीधे ऑप्शन पे आएंगे और इसको बनाने का कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए अबू धाबी बिल्कुल है, दुबई, शारजा, मैंने 3 नाम बताया, आगे का पढ़ने का भी जरूरत नहीं है, कोई क्लू दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। बी ऑप्शन देखिए, बी अगेन दुबई, शारजा, अजमान, जेदा, ठीक। यहाँ देखिए कुवैत, कुवैत, यहाँ देखिए बहरीन, आ गया क्लू। ऑप्शन बी देखिए क्लू आ गया, कुवैत और बहरीन कंट्री है, ना कि एमिरेट्स, है। ये यूएई के रियासती राज्य नहीं है, ये क्या है, कंट्री है, ठीक। तो जहां हमको कंट्री का नाम मिल गया, इसको आसानी से काट देंगे। ऑप्शन बी देखिए, तो ऑप्शन बी में ये सब है, ठीक। इसमें अगेन हम खोजते हैं रियाद, रियाद सिटी, कैपिटल सिटी ऑफ सऊदी अरेबिया, सऊदी अरब देश है, ठीक है, सऊदी अरब देश है। रियाद मिल गया, काट दीजिए इसको। देश नहीं पूछ रहा है ना, बोल रहा है कि इनमें से कौन यूएई के रियायती राज है, ठीक है, रियासती राज है, ठीक, काट दीजिए। डी आइए, डी शारजहां, अबू धाबी, अजमान, फुजरैह, दुबई, बहरीन और कुवैत। अगेन देखिए तो बहरीन आ गया, कुवैत आ गया, बहरीन आ गया, कुवैत आ गया, सऊदी अरबिया आ गया। तो जब देश का नाम बीच बीच में डाला हुआ है, तो मुझे अगर सातों का नाम भी नहीं पता तो कम से कम देश का नाम तो पता होगा, ठीक है। तो जैसे ही ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी कट गया, ऑटोमेटिकली ऑप्शन ए जो है वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको 84 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो इसको सही कर लेते हैं आप लोग। ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो देखने में तो टफ है, लेकिन टफ है नहीं। देखिए ये आपको वेस्ट एशिया का मैप है, यहाँ पर आपको बहरीन दिखाई दे देगा, बहरीन, यहाँ पर आपको कतर दिखाई दे देगा, ये कुवैत दिखाई दे देगा, कुवैत दिखाई दे देगा। तो कुवैत और बहरीन ये दोनों अगर आपको पता था, ये दोनों पता था, तो यहीं से आप लोगों को क्या हो जाता, आंसर मिल जाता, ठीक है। तो आप थोड़ा सा मैप पे काम कर लेंगे, मैप देख लीजिएगा थोड़ा सा। आगे बढ़ते, ये देखिए लास्ट क्वेश्चन है ये, गैंगेटिक डॉल्फिन वाला, ठीक है। ये क्वेश्चन कल मैं कह रही थी कि यूपीएससी के PYQ से क्वेश्चन रहता है। देखिए गैंगेटिक डॉल्फिन हमेशा क्वेश्चन रहे, ठीक है। गैंगेटिक डॉल्फिन हम लोग क्या जानते हैं, पहले तो IUCN के रेड लिस्ट में है, ठीक है, इंडेंजर कैटेगरी में है। दूसरा हम लोग इसी तरीके से क्या जानते हैं कि ये जो है भारत में का नेशनल एक्वेटिक, ये दो तो जानते हैं। तो आप ये देखिएगा जब भी इस तरीके का बड़ा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आएगा, तो ये तो पहले जानते हैं कि लुप्त प्राय जीव है, ये सही हो जाएगा। यहाँ देखिए तो इसे भारत में राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दिया गया है, ये भी सही, दो तो सही हो जाएगा, पढ़ के गए हैं आप लोग। अब यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पर डिफिकल्टीज आपका बढ़ जाएगा। ये दो क्वेश्चन है, इसमें कोई क्रिस्टलीय नेत्र लेंस नहीं होता है जो इसे प्रभावी रूप से अंधा बना देता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये इसका जो आई लेंसेज है ना, ये क्या होता है, अंधा होता है, ब्लाइंड होता है, ब्लाइंड होता है। और ब्लाइंड होने के कारण, ठीक है, ये जो है ये इको लोकेशन का उपयोग करता है अपने शिकार को पकड़ने के लिए। इको लोकेशन जो है
उसको यूज करता है अपने शिकार को पकड़ने के लिए। ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। न्यूज़पेपर में इस पे एक आर्टिकल छपा था, गैंगेटिक डॉल्फिन को सूसा भी कहते हैं। सूसा इसलिए कहते हैं क्योंकि वो आँख से अंधा होता है, और जब अंधा होता है तो शिकार पकड़ने के लिए वो क्या करेगा, वो इको लोकेशन का प्रयोग करेगा। तो इस तरीके से ये जो चारों का चारों स्टेटमेंट है उपरोक्त सभी, ये सभी सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से पहला तो हम लोग क्या सीख रहे हैं कि वही क्वेश्चन पूछ रहा है जो करंट जो न्यूज़पेपर में है। पहला तो ये देखिए कि वही क्वेश्चन को पूछा है सेटर जो किसी भी प्रकार से चर्चा में है, न्यूज़ में बना हुआ है। तो एक तो ये समझिए। दूसरा, अगर मेरे पास कॉमन सेंस का भी हम यूज़ करते हैं और मुझे बहुत ज़्यादा फैक्चुअल नॉलेज नहीं है, तो भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये अप्रोच लगा करके आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। मैंने ये आर्टिकल लगा दिया है आप लोगों के लिए पढ़ने के लिए। यहाँ पर फोटो है, गैंगेटिक डॉल्फिन का फोटो है। ये क्वेश्चन मैंने लगा दिया है आप लोगों के लिए। इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप लोग कि गंगा नदी में डॉल्फिन जो ब्लाइंड डॉल्फिन होती है, इसको सूसा या हीहू के नाम से जाना जाता है। इसका साइंटिफिक नाम ये जरूर याद रखें, है ना, प्लांटनिस्टा गैंगेटिका। ये जो है ना साइंटिफिक नाम जरूर याद रखिएगा इसका, ये इंपॉर्टेंट है। मैं इंपॉर्टेंट लिख देती हूँ, याद कर लेंगे। ठीक है, कहाँ कहाँ पाई जाती है, घाघरा, कोसी, गंडक, चंबल, यहाँ पाई जाती है। और इसकी विशेषता इसी में बताया है कि गंगेटिक डॉल्फिन अंधी होती है। ठीक है, ये केवल मीठे पानी में ही रह सकती है। ठीक है, शिकार करने के लिए सोनार तकनीक का उपयोग करती है। ये अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंगे प्रोड्यूस करती है, उत्सर्जित करती है, जो मछली तथा अन्य शिकार को पकड़ने में काम आता है। तो ये इस तरीके से आज का ये जो डिस्कशन वीडियो है यहीं पर ख़त्म करूँगी मैं। नेक्स्ट वीडियो में करंट अफेयर के टॉपिक के साथ मैं वापस से मिलूँगी। पढ़ते रहिए।